अनुराग जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो स्वामी जी को फूल देकर सम्मानित करें। मित्रों, पहले मैं आपके संगठन IBPTL को मैं बधाई देता हूं कि आपने ये कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है और ऐसे सब्जेक्ट पर और विषय पर जिसके बारे हमें वर्तमान आने वाले 20-25 साल के लिए बार बार हमें शोध करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ते जाएगी। ये एक नया माध्यम से पैदा हुई है जिसको सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, और इसका परिणाम तो दुनिया में दिखने लग गया है। जो इजिप्ट में कोई सोचता नहीं था, अब उसके इजिप्ट की जो अपराइजिंग है, उसका विद्रोह जो हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। परंतु ऐसा कुछ हो सकता है कि जब एक राष्ट्रपति की इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि वो 35 साल राष्ट्रपति रहे, उनको 2-3 महीने के अंदर उखाड़ के फेंक दिया। जो सबसे बड़े क्रूर अधिनायकवादी या तानाशाही में विश्वास करने वाला गद्दाफी को आखिर में नाला में जाकर छिपना पड़ा। तो ऐसे परिणाम, परिस्थिति और परिवर्तन सोशल मीडिया से हुई है। ऐसे एक रामराई बनी है। आज सीरिया में भी वही चल रही है। तो मैं थोड़ा पहले भूमिका देने चाहता हूँ कि हम लोगों के जो प्रचार तंत्र है या आपस में परस्पर अपने विचारों को बताने के लिए और लेने के लिए जो तंत्र बने हैं या यंत्र बने हैं, वो किस प्रकार से उसकी एवोल्यूशन हुई है। एक ज़माने में हम सब जवानी यानी बोलते थे और आपस में, और उससे प्रसारण होता था। और इसमें कभी एक आप जो कहते हैं वो आखिर में दूसरे व्यक्ति के पास सही रूप में पहुंचेगी, इस पर कोई निश्चितता नहीं थी। स्कूल में पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि जब मैं तो स्कूल में था तब ये खेल होती थी कि क्लास को लंबे लाइन में खड़ा कर देते थे और टीचर एक संदेश आखिर में खड़ा हुआ स्टूडेंट है उसको देते थे और कहते थे कि तुम कान में जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है उसको बताओ, और वो दूसरे को बताएगा। ऐसे ये कड़ी में जाकर आखिर में जो सबसे आगे खड़ा है उसको संदेश मिलेगी, और वो संदेश क्या है वो बोलेगा। तो हर बार हमने देखा ये जब ये खेल हुआ कि टीचर कहता था या कहती थी कि आज मौसम अच्छा है, और वो हम दूसरे को कहें आज मौसम अच्छा है, और आखिर में यहाँ कई लोग हैं कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही है। हाँ, वेबकास्ट पीपल नहीं, वो आखिर में ओके ऑल इंडिया। ओके, तो मैं मिक्स नहीं करूँगा, परंतु एक पैराग्राफ हिंदी में और दूसरा पैराग्राफ अंग्रेजी में ऐसा करूँगा। हमें अडल्ट्रेशन पसंद नहीं है। तो ये आखिर में यानी जो आखिर में खड़ा हुआ है उसको टीचर ये कहते थे कि संदेश आज का है कि मौसम अच्छा है, और वो आगे बताएगा। बताते जो पहला स्टूडेंट खड़ा है जो बोलेगा कि कल हमारी युद्ध पाकिस्तान के साथ होने वाली है। ये डिस्टॉर्शन होते इतना बदल जाता है मैसेज। आप भी ट्राई करके देखिए कि लाइन पर खड़े होकर लास्ट में आपको एक संदेश मिले, वो बताते जाइए, वो बदलते जाएगा। और ये सुनने में लोगों में समस्या होती है, इसीलिए
ये मैसेज बदल जाती है। तो वो एक ज़माने में ऐसा था। फिर धीरे धीरे प्रिंट का माध्यम आया, और प्रिंट माध्यम में क्या हुआ कि व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ द प्रिंट मीडिया इज देयर इमर्ज्ड ए इंटरमीडियरी, वो है एडिटर, एडिटोरियल बोर्ड। तो एडिटोरियल बोर्ड जो ठीक समाचार समझती थी, जो छापने लायक समझती थी, या थोड़ा दिलचस्पी बनाने के लिए, अखबार बिकने के लिए थोड़ा मोड़ मरोड़ के छापना पसंद किया, या हो सकता है कि सरकार की डंडे के डर में वो एक टोटली रॉन्ग और गलत संदेश छापना मजबूर हुए, या जो छापना नहीं छापना है तो जो छापने लायक है उसको नहीं छापना। इस तरीके से वहाँ भी डिस्टॉर्शंस हुए। और यही हुआ जब और आगे बढ़कर, क्योंकि प्रिंट मीडिया सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के सीमित थी और लोगों को फिर बैठ कर ध्यान से पढ़ना था। अब वो टीवी आ गई, वो भी 24 घंटे की टीवी, फॉर 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस न्यूज़। तो वो प्रोड्यूस ही करते थे जो ना जहाँ न्यूज़ नहीं है। अब एक एक छोटे छोटे घटनाएं देश में कहीं भी हो उसको लेकर नेशनल न्यूज़ बनाने लगे। तो उसमें भी डिस्टॉर्शंस आ गए, क्योंकि उनकी जो प्रेशर थी कि 24 घंटे हमें न्यूज़ बताना है, कुछ ताज़ा बताना है, नहीं बताना है, इससे बढ़ते गई। जो नया रेवोल्यूशन आई है, जो आज आप लोग अनुभव कर रहे हैं, वो है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, इंटरनेट, फेसबुक, ईमेल। इसमें वो इंटरमीडिएट ख़त्म हो गई, और यू आर नाउ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। तो ये एक रेवोल्यूशन बन गई, क्योंकि अब कोई इंटरमीडिएट ना होने के कारण कई ऐसे बातें कहा जाते हैं जो पहले फ़िल्टर हो जाते थे, अब फिल्टर नहीं होते। तो ऐसे जब एक प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन होने लग गई, दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन हैज़ क्रिएटेड अ ट्रेमेंडस न्यू पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये हमें पहले अपने को तैयार करनी चाहिए, यानी हम तैयार होने चाहिए उसमें इस पावरफुल मीडियम के लिए। वी शुड बी रेडी to be able to use this to its fullest। and ये बहुत दिन चलने वाला है। ये इसका यंत्र का, ये इंटरनेट का जो यंत्र है, उसका विकल्प बहुत साल लगेंगे, और कम से कम 50 साल, आने वाले 50 साल तो इंटरनेट का प्रभुसत्ता रहेगी इस प्रकार से, और हावी रहेगी सब जगहों में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट। अब पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से तैयार करनी है भविष्य के लिए। दिस न्यू इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के अतिरिक्त इस सेंचुरी को कहते हैं ये नॉलेज रेवोल्यूशन है। ऐसे नई नई चीज़ें बनने वाली हैं जिससे सारा रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी सारा बदल जाएगा, मामला कम्प्लीटली बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का लगभग रिसर्च पूरा हो गया है, सारा जो शोध का कार्य और अनुसंधान का कार्य है वो हो गया है। और वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का उपयोग किस में होगा? मोटर गाड़ी में होगा, और मोटर गाड़ी में होगा तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी, और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर ये अरब का जो संपत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी, और उन सारे अरब देश दोबारा तंबू और ऊंट के पास वापस जाना पड़ेगा। आज अभी तो हमें नचा रहे हैं, जब भी जाए दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन कल वो उनकी हालत है। और मोरक्को से इंडोनेशिया तक जो भी पेट्रोल के आधारित देश हैं, उनमें कोई इंडस्ट्री है नहीं,
सब फाइनेंशियल सर्विसेज में ही चल रहा है। जो ज़मीन में एक छेद करेंगे, उसमें से तेल आएगा, उसको बेचेंगे, उसमें से पैसा मिलेगा, उस पैसा को लेकर वो बैंक बनाएंगे, फिर कर्जा देंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे। यही हो रहा है अरब देशों में। तो ये पेट्रोल के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी वो एक आधुनिक देश बन नहीं सकते हैं। लेकिन अमेरिका जिसने पूरा शोध कर लिया है, उनके जो ऑयल कंपनीज़ हैं, वो ऑयल कंपनीज़ ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ना आए इसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। क्यों? क्योंकि उनका सारा इन्वेस्टमेंट बिगड़ जाएगा, वो रिफाइनरी सब बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कर सकते हैं। हमने लगभग 70-80% रिसर्च हमारे देश में भी हो गया है, और बाकी 30% हो जाए। और थोरियम का तीसरी साइकिल जिसको हम ना कर पाए, इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देश बड़े ताकत लगा रही है, और इसीलिए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी साइन हुआ कि ताकि हम ये यूरेनियम के अभाव के लिए हम कहीं थोरियम का थर्ड साइकिल भी, 2 साइकिल तो हमने पूरा कर दिया। होमी भाभा ने 3 साइकिल की आवश्यकता सोची, और ये थोरियम जो है ये हमारे जो समुद्र के किनारे जो मिट्टी है, इसको रेत कहते हैं, उस रेत में आपको मिलता है। आप तो निकाल के कर सकते हैं। आज तो बड़ी स्मगलिंग होती है उसकी, बड़ी ज़ोरदार, पर दुनिया के 60% थोरियम हमारे देश में है। और यूरेनियम 2050 के बाद ज़ीरो होगा, कोई मिलेगा ही नहीं यूरेनियम, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो उसको पोस्टपोन करने के लिए अमेरिका ने ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील आपको दिया है कि हम आपको सप्लाई करेंगे यूरेनियम, आप दूसरा खोज मत करिए। और मनमोहन सिंह की सरकार ने जो रिसर्च के लिए थोरियम के लिए पैसा रखते थे पहले बजट में, उसको इस बार लगभग ज़ीरो कर दिया। तो ऐसी चीज़ों का जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए पहला ये कर्तव्य होगा। दूसरा है कि एक नवीन हिंदुस्तानी बनाने के लिए हमको पहले सिर्फ अपने जो आज है, हम सब लोग बड़े ज्ञानी हैं एग्ज़ाम पास करने में, देखो इन्हीं टॉप मार्क्स लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में चमक रहे हैं, परंतु उसका कहते हैं, उस इंटेलिजेंस को कहते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। नहीं, आप फिज़िक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है मनुष्य को बनाने में। जो इंटेलिजेंस है वो 6 प्रकार है, और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कह रखा है, लेकिन उसको नया लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश में मैं बताऊँगा आपको। कई चीज़ें हैं हमारी जो पुरानी हैं, जो विदेश चोरी कर रही है और अपना कहती है। अब वो कहते हैं कि हल्दी भी हमारा है, नीम भी हमारा है, योगा भी अपना है। ये अब कहने लगे हैं क्रिश्चियन योगा है, एक नया क्रिश्चियन योगा उन्होंने शुरू किया है। और संस्कृत को भी अपना मान रहे हैं। आपको पता है कि आप ये गूगल से पता कर सकते हैं, द मोस्ट एडवांस्ड सेक्टर ऑफ कंप्यूटर्स टुडे इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट, इफ आई कैन सिंप्लीफाई, हम लोग पैदा होते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कई अनुभव प्राप्त करते हैं, ये सारा जो ज्ञान का भंडार है, ये जब हम मरते हैं तो ख़त्म हो जाती है हमारे साथ। तो ये एक प्रोजेक्ट बनी कि रिटायर होने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठ करके आपने क्या जीवन में सीखा और क्या अनुभव से सीखा, ये कंप्यूटर को डिक्टेट करेंगे, और कंप्यूटर उसको वॉइस रिकग्निशन के आधार पर वो उसको जमा करेगी, स्टोर करेगी, और तरह तरह के लोग बोलेंगे और तरह तरह की बातों को एक भंडार में वो इकट्ठा करेंगे। अलग अलग भाषा में बोलेंगे, उसके लिए ट्रांसलेशन का भी व्यवस्था होगी, और एक भाषा में उसको इकट्ठा करेंगे। सवाल आया कौन सा भाषा, तो पहले सोचा गया अंग्रेज़ी में करेंगे, परंतु लोगों ने कहा अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम है कि उसकी लिपि में आप PUT लिखेंगे तो पुट है,
ब्यूटी लिखेंगे तो बट है। तो उसके जो आवाज़ आती है, जो वाणी है, जो ध्वनि है, उसमें बहुत फ़र्क है। और शब्दों का जो अर्थ है वो बदलते रहता है। तो उन्होंने सोचा कि एक नया भाषा को पैदा करनी चाहिए। तो 18 साल के लिए नासा ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद 1988 में, यानी 25 साल के लगभग पूर्व, उन्होंने जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा का रिक ब्रिग्स के नाम पर एक आर्टिकल लिखी गई, इस शोध का क्या परिणाम है, और ये आप गूगल से मंगवा सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने ये 18 साल की रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि नया भाषा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक भाषा है जिसकी लिपि के में से जो ध्वनि वाणी निकलती है वो परफेक्ट है, और उसके एक एक शब्दों की जो प्रिसाइज मीनिंग्स हैं वो है संस्कृत, और इसीलिए सबको संस्कृत सीखना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंपलसरी कर दिया उन्होंने संस्कृत के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा में पढ़ना है तो आपको संस्कृत भी पढ़ना है। और बुश ने भी उसके आखिरी दिन पर उसने एक अध्यादेश जारी की कि जो भी कॉलेज अमेरिका में संस्कृत पढ़ाएगी उसके लिए स्पेशल फेडरल ग्रांट्स मिलेगी। अब हमारे देश में वो कहेंगे संस्कृत पढ़ोगे, कहते हैं ये कम्युनल आदमी है, कहाँ से इसका। हो सकता है कि अमेरिका में फ़ैशन बनने के बाद यहाँ भी फ़ैशन बन जाएगा। मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था स्कूल में, तो योगा पर हम हंसते थे, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया, तो कॉन्वेंट स्कूल में तो मजाक होती थी योगा की। लेकिन जब सारे जैन फोंडा ये सब लोग योगा प्रैक्टिस करने लगे, तो फिर यहाँ भी लोग बदल गए। अब योगा, हमारे साधु सन्यासियों का कितनी मान है वहाँ। मुझे भी कभी मुसीबत होती है, क्योंकि मेरा नाम स्वामी है, मैं असली स्वामी नहीं हूँ। डायरेक्टरी में मेरा नाम देख लेते हैं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि हमें वेदना है, हमारे मनस में अस्थिरता है, तो आप हमें सिखाइए कैसे स्थिरता ला सकते हैं। तो ये एक जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त की, इसके बारे हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि 200 साल में अंग्रेज़ों ने ऐसे सिलेबस बदल दी कि हम लोगों को अपना असलियत क्या है अभी पता नहीं है। तो मैं भविष्य के लिए कहता हूँ कि एक नया हिंदुस्तानी तैयार करनी है, और उसके लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त की और ज्ञान के को भंडार तैयार की, उसको हमें सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इंटरनेट के ज़रिए या आपके ट्वीट के ज़रिए या आपके फेसबुक के जो भी हो, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं संकल्प करके, कभी टाइम निकाल करके आपको संस्कृत सीखना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में बोलने से वो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जिससे आप में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो मैं पहले कहता हूँ कि बुद्धि के आयाम 6 हैं, और उस 6 में एक है जो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये सब, इसको कॉग्निटिव साइंसेस कहते हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। दूसरा है जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वेद में इमोशनल नहीं लिखा है, परंतु ये आजकल अमेरिका में जैसे हार्वर्ड के एजुकेशन डिपार्टमेंट जब पढ़ाते हैं तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस, पुस्तक भी छपा है जो सब कोलमैन, आप हाँ गेलमैन, कोलमैन, ऐसा कोई कोलमैन, हाँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप उस भाषा में बोलनी चाहिए जिससे बोल रहे हैं वो आपके पक्ष में हो जाए, या आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कम से कम उसमें वो नफ़रत नहीं पैदा होना चाहिए, एक क्रोध नहीं पैदा होना चाहिए। ऐसी भाषा की उपयोग करनी चाहिए। तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाउ टू स्पीक इन सच अ वे that your ideas find easy acceptability। वो एक कला है, और उस कला का दुरुपयोग हो सकता है।
हिटलर के पास ये कला थी, पर तो उसके पास अब उसने दुरुपयोग किया। तो इसीलिए दुरुपयोग ना हो, इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि एक मॉरल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मॉरल इंटेलिजेंस माने कि आप ऐसे कार्य करेंगे जिसमें अनैतिकता नहीं होगी, जैसे सत्य बोलना, या कम से कम ऐसे सत्य बोलना जो जिसमें मिठास है। वो जो कड़वा सत्य है उसको ना बोले। झूठ बोलने के लिए कोई नहीं कहता है। कोई कह दें कि मैं कोई राहुल गांधी आपसे पूछ लें कि मैं होशियार हूँ, तो आपको आपको जवाब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ आप बहुत होशियार हैं, ये झूठ हो गया। अब क्या, तो आपको कहना चाहिए कि दुनिया में और जीवन में बुद्धि सब कुछ नहीं होता है। ये इससे इमोशनल इंटेलिजेंस। आप उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो कोई परवाह नहीं है, ये सब कुछ होता नहीं है, और भी चीज़ें हैं दुनिया में। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक कोई ऐसे ही काम, ऐसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई अनैतिकता नहीं करेंगे। वो ये इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेगी। तो लोग सब आजकल शॉर्टकट के ढूंढ रहे हैं, कहाँ से शॉर्टकट कराना है, किसी तरीके से कराना है। भ्रष्टाचार करना है तो भी परवाह नहीं, करना ही पड़ता है, क्या करें। तो ये धीरे धीरे लानी है। मैं झट से इसको लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे एक दिन किसी ने कहा, मुझे कोई घर नहीं बेचता है जब तक मैं काला में पैसा नहीं दूंगा। अब कई चीज़ों के लिए थोड़ा समय लगेगा। एक अच्छी सरकार बन जाए और ये सारा जो स्टैंप ड्यूटीज़ है उसको अबॉलिश कर दें तो सब वाइट में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कभी व्यवस्था बदलनी पड़ती है लोगों को ईमानदारी के साथ काम करने के लिए। तो तब तक मैं नहीं कहता हूँ कि आप वही करें जो बिल्कुल नैतिक है, ऐसा नहीं, पर धीरे धीरे हमें उस दिशा में बढ़नी चाहिए। चौथा है जिसको सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि, वो है कि उसमें हम ऐसे काम करें जिससे समाज का नुकसान ना हो, राष्ट्र का नुकसान ना हो। इसीलिए गुरु गोलवालकर कहते थे कि एक राष्ट्र चरित्र होता है, एक व्यक्तिगत चरित्र होता है। आप बड़े अच्छे आदमी हो सकते हैं, परंतु आपकी राष्ट्र चरित्र नहीं है तो देश का कोई लाभ नहीं है। यानी आप स्वयं बड़े स्वच्छ चरित्र के हैं, अच्छे आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते, भ्रष्टाचार नहीं करते, परंतु आप बर्दाश्त करते हैं जो राष्ट्र में हो रहा है। जैसे मनमोहन सिंह है। मैं कई बार कहता हूँ कि आश्चर्य मत करो, मनमोहन सिंह, मुझे आज भी कोई सवाल पूछा है आपका मित्र मनमोहन सिंह ऐसा क्या। मैं तो उसको 40 साल से जानता हूँ, उसकी रीढ़ की हड्डी कभी नहीं थी, तो इसीलिए उसकी मजबूरी है। लोग कहते हैं कैसा हो सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी शक्तिशाली है, उसकी पावर को क्यों नहीं यूज़ कर सकता है। उसके लिए मंशा चाहिए। अब आप सर्कस में जाएंगे तो एक पिंजरे के अंदर 5 सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा, उसके पास वो लकड़ी पर वो जो विप है और कुछ नहीं है, ही ओनली अ विप एंड नथिंग एल्स। और वो विप मारेगा, कहेगा ऊपर चढ़ो। और एक एक ये जो सिंह है ये मेज पर ऊपर चढ़ के बैठेंगे। एक एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से मारे उस रिंग मास्टर, वो मर जाएगा। दांत से यानी उसको ये तितर बितर करने की आवश्यकता नहीं है, पंजे से ही ख़त्म कर सकता है। परंतु वो आज्ञा मानता है क्योंकि बचपन से उसको उस सिंह को तैयार किया गया कि आज्ञा मानना चाहिए। तो हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है। वो रिंग मिस्ट्रेस कहना चाहिए।
तो वो आकर उसको कहती है और मान लेता है, मानना पड़ता है उसको, तो और कुछ पता ही नहीं है। मैंने एक बार पूछा था उनसे कि ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता है कि हर आदमी सुब्रमण्यम स्वामी बन सकता है। तो मैं अब तो कहता हूँ कि ये जो मंशा है ये बहुत अति महत्व की है। शक्ति हो पर्याप्त नहीं है, संख्या हो पर्याप्त नहीं। संख्या के बारे में मैं बताऊँ कि 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है और एक शेर आएगा, तो बकरी के पास संख्या है, वो तो भागेगा बकरी, उसमें से 1-2 उसके लंच भी बन जाएगा उस शेर का, क्योंकि वो बकरी डर जाती है और डरने के बाद संख्या हो ना हो भागते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये मंशा डेवलपमेंट करना वेरी है। तो पहले तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई दर राय नहीं है। दूसरा है कि आपको किस तरीके से अपने विचार को रखना है। लोगों के को गाली दे करके कभी आप मान नहीं सकते। हाँ ठीक है, गाली गलौज में एक ज़्यादा दे दें और दूसरा कम दे दें, उसमें से आपको तो कुछ प्रसन्नता होगी, मैंने यानी उससे कुछ बनने वाला नहीं। आप वो आपके सामने खड़े हुआ कितना भी नाली की भाषा में बोलें, लेकिन आपकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। और वो आप ट्विटर में भी ये देखिए, हाँ सख्त भाषा हो सकती है परंतु उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि राष्ट्रवादी यानी देशभक्ति है तो कभी अश्लील भाषा नहीं उपयोग करेगा। फिर एक ऋषियों ने कहा था, अब अमेरिका में सिखा रहे हैं, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? अब हमारी ऋषियों ने कहा कि ये जो कॉस्मोस है, जैसे हम पृथ्वी से बाहर ऊपर जाते हैं तो सारा जो है वातावरण, आसमान जिसको कहते हैं, या यानी अपने स्पेस कहते हैं अंग्रेजी में, वो है कॉस्मोस। उसमें सब कुछ है, ज्ञान, सारे ज्ञान जो भी अतीत और भविष्य सब ज्ञान उसमें है। और आपको अपने ध्यान योगा या मेडिटेशन या कंसंट्रेशन या जो भी है उससे आपका माइंड उससे कनेक्ट होना चाहिए, तब आप जीनियस हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल का काम है, इसके लिए बड़ी साधना, इसलिए तपस्या बहुत होते हैं और ऋषि मुनियों ने करके दिखाया है। और कई लोग होते हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, उनको कैसा पता है जो हम नहीं कर सकते? वो इसीलिए क्योंकि उनका, इसको कहते हैं न्यूरल वाईफाई। ये जो कनेक्शन है ये न्यूरल माने ब्रेन, उसका वाईफाई। अब ऐसा है तो आपको आप पता है, देखिए एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन्स है, आप दुनिया में बात कर सकते हैं। कहाँ देखते हो आप? तो साउंड वेव्स तो देखते नहीं हो, सिर्फ मोबाइल आपके हाथ में, और मोबाइल उधर 10,000 मील के दूर में उसके हाथ में है, और दोनों के बीच में बातें होती है। आजकल तो वीडियो भी देख सकते हैं 3G में। तो ऐसा है, ये ऋषियों ने हमको कहा है। और इसमें धीरे धीरे, मैं नहीं कहता हूँ कि अभी, ये धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए, और ये अपने आप नहीं करनी चाहिए, उसको आपको कोई गुरु होना चाहिए। मे बी श्री रविशंकर के आश्रम में आप थोड़ा सीख सकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हैं। और उनके देखिए आश्रम में दुनिया भर से लोग आए हुए आते हैं, भरते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। क्या बात है, कोई रविशंकर को देखकर कोई समझेगा कि ये कोई मॉडल है? ये तो साधारण कपड़ा पहनता है। मैं जब विद्यार्थी था हार्वर्ड में PhD लेने के लिए गया था, तो मुझे एक क्लासमेट ने एक दिन पूछा कि तुम्हारे हिंदुस्तानी में कुछ खराबी है। मैंने कहा क्यों? आपने नेता उस आदमी महात्मा गांधी को मान लिया जो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। तो उनके देशों में ठीक से कपड़ा पहनना होता है, सूट बूट, चमका हुआ जूता।
परंतु हमारे देश में जयप्रकाश हो या महात्मा गांधी हो, उनके किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं हम दिखते नहीं है। वो जितना कम पहनते हैं उसको उतना त्यागी समझते हैं। हमारे साधु सन्यासी भी देखिए भगवा पहनते हैं। पोप का देखिए कितना सजा हुआ है, वो सैटिन और डायमंड नेकलेस, ये और सैफायर नेकलेस, दुनिया भर के उसके टोपी में कितने ज्वेल्स हैं, और मुल्लाज में भी ऐसे ही हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस देश में हमारे ऋषि मुनियों ने ये स्ट्रक्चर बनाई है कि सबसे उच्च है ज्ञान और त्याग, और जो ज्ञानी है और त्यागी है वही है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो पैदा हुआ है ये नहीं है। आप अपने को ब्राह्मण कहें और बाटा शू कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो नहीं हो सकता। उसमें कोई बुरा नहीं है कि आप बाटा शू कंपनी में डायरेक्टर हैं, परंतु जो जिस मंशा से बनी थी हमारी वर्ण व्यवस्था वो तो अब ख़त्म हो गई है। अब इसको सुधारने में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले अपने को सबको हिंदुस्तानी कहें। हिंदुस्तानी माने हिंदू या अन्य धर्म के लोग जो ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हमारा पूर्वज हिंदू है। और ऐसे ही है, आई मीन डीएनए स्टडीज़ अब तो यही कहता है, ये देखिए हम अलग हैं, सब बकवास है। ये आर्यन द्रविडियन थियरी सब नॉनसेंस है। मैंने रिसर्च भी किया था और पता किया कि ये जो राज ठाकरे है उसका डीएनए और यूपी टैक्सी वाला का डीएनए एक ही है। क्योंकि राज ठाकरे डीएनए के लिए आपको बाल से भी पता कर सकते हैं। तो मेरा एक मित्र था, उसके साथ वो हेयर ड्रेसिंग सैलून जाता था, तो मैंने कहा एक दिन उसका बाल लेकर आना। तो मिलने के बाद मैंने 10 रुपया दिया एक टैक्सी ड्राइवर को कि कहा तुम्हारा बाल का एक सैंपल दे दो। उसने सोचा मैं पागल हूँ, फिर भी दे दिया उसने। और उसका मैंने हैदराबाद में लेबॉरेटरी भेजा तो पता किया तो डीएनए एक ही है। सब भी अब तो रिसर्च छपी है इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, वेयर शोज डीएनए इज द सेम। कई कहते हैं कि स्किन कलर में फ़र्क है। स्किन कलर इज गॉट नथिंग टू विद रेस, दैट इज़ गॉट टू डू विद पिगमेंटेशन। जितना आप धूप में घूमेंगे उतना आपका स्किन कलर बदलेगा, और जितना आप ठंडे मौसम में रहोगे उतना स्किन कलर सफ़ेद बनेगा। और आप जाकर डॉक्टर के पास जाकर आप पिगमेंटेशन निकाल दोगे तो आपका स्किन कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। वो माइकल जैक्सन ने वही तो किया। उसने जाकर प्लास्टिक सर्जन से कहा कि मेरा पिगमेंटेशन हटा दो, ही बिकेम अ वाइट मैन। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होनी चाहिए। ये तुरंत अभी लाना मुश्किल है, बट वो भी डेवलप करनी है कि जिससे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका मेमोरी बढ़ेगा, एंड यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। फाइनली जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वी मस्ट डेवलप एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस, माने ऐसे ही आप काम करें जिससे एनवायरनमेंट दूषित ना हो। कूड़ा का सवाल हो, हम लोग समझते हैं घर के साफ रहें, परंतु घर के बाहर कूड़ा को डाल दें, सड़क में पड़े रहे, बदबू आए, फर्क नहीं। घर शुद्ध होना चाहिए, बाहर तो सार्वजनिक है वो खराब। ये एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस लाने के लिए इस तरीके से आप एक नवीन हिंदुस्तानी बन सकते हैं, जो हमारे भविष्य में जो आप ट्वीट करेंगे तो इस तरीके के लोगों को तैयार करेंगे तो हिंदुस्तान एक दूसरा देश बन जाएगा, दूसरे किस्म के देश, दूसरे प्रकार के देश बन जाएगी। एक और दो तीन बातें हैं जो मैंने अमेरिका में पढ़ाने के कारण मैंने देखा। मेरी क्लास में हार्वर्ड में 40 देशों से लोग स्टूडेंट्स आते थे। तो मैं क्लास ख़त्म होने के बाद जब कोर्स ख़त्म हो गई है और एग्ज़ाम की टाइम आ गई है तो मैं एक सवाल पूछता था कि ये बताओ कि आपको हार्वर्ड डिग्री मिलने के बाद किस प्रकार के करियर आपको पसंद आएगी। एक में आप नौकरी में जाते ही आपको तनख्वाह मिलेगी और वो हर साल 5% बढ़ते जाएगी, आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकेगा,
और 60 साल में आप रिटायर होंगे, प्रोविडेंट फंड मिलेगी, उसमें आप उसमें एक घर खरीद के आप रिटायर्ड लाइफ रह सकते हैं। वो जीवन आपको पसंद है, या आप कोई जोखिम लेकर के, रिस्क लेकर आप कोई बड़े पैमाने में कमाने के लिए आप प्रयास करेंगे, और उसमें हो सकता है आप सड़क पर पहुंच जाएंगे, आप गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और या आप बिलियनर बन जाएंगे। तो मैं क्लास को पूछता था, तो अमेरिकन स्टूडेंट से मुझसे पूछते थे कि हम लोग रिस्क लेने में गिर जाएंगे, सड़क पर पहुंच जाएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना कितना है, ये पूछते थे। परंतु 99% इंडियन स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास में थे वो कहते थे नहीं, हमें फर्स्ट नौकरी पसंद है। अमेरिकन बच्चों को देखेंगे तो सवाल पूछते रहते हैं, वाई 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 वाई। हमारे देश में कोई माँ बाप को वाई वाई कहते हैं तो थप्पड़ मिलेगा उसको, चुप रहो, क्या है वाई 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 पूछते हो। सवाल, ये क्वेश्चनिंग माइंड होनी। क्लास में टीचर से कभी डरना नहीं चाहिए, कुछ समझ में नहीं आई पूछना चाहिए वाई। हमारे लोग कहीं कहीं सोचेगा कि मैं गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, कहीं बुरी इंप्रेशन हो जाएगी, ये होना नहीं चाहिए। आप क्लास में जाते हो, कहीं बैठते हो, कहीं किसी, वहाँ सवाल पूछने का आपको निर्भय होकर करना चाहिए। तो ये तैयारी की बात मैंने की। अब आ गया है इंटरनेट में क्या करना चाहिए। अब एक नया फ्रेज आई है, इंटरनेट हिंदू, सागरी का घोष। हाँ, उसको दूसरा नाम भी लोगों ने दिया है, पगली का घोष। मैं उसको मंचूरियन कैंडिडेट कहता हूँ। एनीवे, वो इतनी दब गई है कि अब इस बार वो अल जजीरा में तो बहुत ठंडा थी, ज़्यादा नहीं कि आप सब पीछे पड़ गए। उसने कहा कि जैसे मधुमक्खी जैसे पीछे पड़ जाते हैं मेरे, और डरती है आजकल बहुत। एनीवे, बात यह है कि अब हम लोगों को पहचान में आ गई कि हम कितने हैं। आज तक हम जवाहरलाल नेहरू की जो बनाई हुई हवा में सब सोचते थे कि एक हीन भावना में पड़ गए। आज एक नया एक आत्मसम्मान आया है, और उसमें से दिखता है कि कई चीज़ों ने हमने किया है जो कुछ ना हमारे पास साधन हुए भी हमने किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक कमरा में बैठ के कंप्यूटर्स ने हमने दुनिया भर की सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसा बनी? अमेरिका को डर आ गई थी 1995 में कि 2000 में कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सारे जो साल का रिकॉर्ड्स रखते हैं वो लास्ट 2 डिजिट्स में करते हैं। 1995 को 95 लिखते हैं, 1996 को 96 लिखते हैं। तो इनको सबको डर आ गई कि 2000 में कहीं 1900 पहुंच जाएगी सब कंप्यूटर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कौन सी सॉफ्टवेयर हम लाएं जिससे कंप्यूटर 2000 को 00 को 2000 माने। उसको कह रहे थे, उसका नाम था Y2K। हाँ, उसके लिए उन्होंने खूब पैसा दिया इजराइल को, यूरोप को और इंडिया को। तो एक इंडियन कंपनी ने वो विनोद धाम ऐसे लोगों का, हाँ, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर पैदा की जिससे कंप्यूटर का ट्रांजिशन स्मूथली 1999 से 2000 गई। उस पैसे में कई कंपनीज बन गए और फिर बढ़ते गए। आज जापान में एक प्राइज़ है, इसको कहते हैं डेमिंग प्राइज़। डेमिंग एक प्रोफेसर था हार्वर्ड में, क्वालिटी कंट्रोल का आदमी था, प्रोफेसर था। उसके नाम पर एक प्राइज़ है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एंसिलरीज। हर साल हिंदुस्तान जीतती है। इंडिया के सुंदरम, टीवी सुंदरम, ऐसे जो कंपनीज हैं वो हर साल जीतते हैं। वी आर कंसिडर्ड द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंसिलरीज। टॉप क्वालिटी, कोई डिविएशन नहीं, प्रिसीशन ऑन मेजरमेंट्स एक्सेट्रा, ये हमने करके दिखाया है। हमारे लोग अमेरिका में नासा में भरे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भर के हैं। इन सब को लीडरशिप हमारे इंडिया का नाम पर नहीं है,
दूसरे लोगों के लीडरशिप में हम कर रहे हैं, तो हमारी क्षमता का हमने सिद्ध कर दिया। तो आज मैं कहता हूँ कि पहला हम लोगों को इंटरनेट हिंदू ये भले कहें, परंतु वास्तविकता है कि एक राष्ट्रवादी हिंदू या विराट हिंदू जिसको मैं कहता हूँ, एक विराट हिंदू बनने की आवश्यकता है। और मुस्लिम मानना चाहता है तो मैं उसको विराट हिंदुस्तानी कहूँगा, प्रोवाइडेड वो ये मान लें कि उनका पूर्वज हिंदू है। वो नहीं मानेगा जिसके माने वो गजनी गौरी का पूर्वज है उसका। तो इसीलिए हमें इसमें छांटना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान किसके लिए बनाया? हमने बनाया इसलिए कि वो जो मुसलमान हिंदू के साथ रह नहीं सकता, उसके लिए बनाया था। अब बनाने के बाद भी भैया डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था उस समय, बनाने के बाद भी वही अकेलापन, यानी अपने को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी समझना। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस दिन उमर फारूक ने कहा कि हमारी कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए कोई इजरायली को आना नहीं चाहिए। वह मुसलमान के लिए अलग से फॉरेन पॉलिसी में बनाने पड़ेगी। वैसे ही वो पागल करुणानिधि कहता है कि श्रीलंका को ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। अरे श्रीलंका को ट्रेनिंग देंगे तो वो हमारे और पक्ष में हो जाएंगे, हमसे हमारे मित्र बन जाएंगे। नहीं तो उनको हम नहीं ट्रेनिंग देंगे तो चाइना ट्रेनिंग देगी। तो ये जो एक पृथकवाद की जो मंशा है, इसको बदलना है। और मैं ये कहता हूँ कि एक हिंदुस्तानी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। सब देश बोलते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं उनके देश में। जैसे अमेरिका में सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि अमेरिका इज़ अ वाइट एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो किसी ने कहा कि फिलीपींस कहाँ जाएगा, ये इंडियन कहाँ जाएगा, ये अरब कहाँ जाएगा। उससे वो सब यहाँ रह सकते हैं, परंतु पहचान है अमेरिका का वाइट एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, वास्प, जिसको वास्प WASP। तो उसी प्रकार से अभी 18 दिसंबर को BBC ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पूछा कि ब्रिटेन का पहचान क्या है। उन्होंने कहा क्रिश्चियन कंट्री। तो उन्होंने कहा कि BBC ने कहा कि बट वी हैव हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस, आई मीन जूज, सो मेनी अदर, मे बी, बट हमारे पहचान है क्रिश्चियन। अमेरिका में बॉबी जिंडल एक हैं जिसके कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन वो क्रिश्चियन बन गया। वो बड़े कट्टर हिंदू फैमिली से आता है, लेकिन वो क्रिश्चियन बन गया। क्यों बन गया? कहता है कि मुझे कहा उसने कि मुझे वोट नहीं मिलेगी अमेरिका में, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो और बराक ओबामा को भी कितना नचाते हैं, ये क्रिश्चियन हो नहीं हो, तुम्हारा बीच का नाम हुसैन है। तो अब हर देश में एक पहचान तो होनी चाहिए। हमारी इतनी लंबी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, इसमें अच्छा मुसलमान ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्रिश्चियन भी, ठीक है, पर गंगा में भी कितने छोटी छोटी नदियां जुड़ते हैं। इसके माने गंगा का नाम बदल देंगे हम? गंगा तो गंगा ही रहेगी। तो इसको प्रोपेगेट करना चाहिए कि वी आर। और मैं ये कहाँ कहता हूँ कि किसी को इस देश का हक नहीं है। मैं कहता हूँ तुम मान लो पूर्वज, तो तुम्हारी देश उतना ही बन जाती जितनी मेरी है। और इसलिए धर्म बदलने से संस्कृति नहीं बदलती। जब ये अपने को इंटरनेशनल बनाते हैं कि इजराइल को अरब देश पसंद नहीं करते, इसलिए हम भी नहीं पसंद करेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये कैसा होगा? हमारे देश के लिए इजराइल ने कितना मदद की है, और ये यहूदी लोग कितने बुद्धिमान हैं और कितने पिटके आए। एक ही देश में पिटाई नहीं हुई, वो हमारे देश। और जब इजराइल बनी तो पहला प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हुआ, धन्य हो ये भारतीय, एक देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई वो है हिंदुस्तान। हम जब 100% थे, हमने किसी को तकलीफ नहीं दिया। हमने तो पारसी को अपना मान लिया। पारसी के साथ हमने एक ही बात कही थी। वो आए थे गुजरात के बॉर्डर में, एक द्वारका के पास एक संजान एक जगह है वहाँ,
तो वहाँ बहुत मारकाट हुई थी। मुसलमान ने पर्शिया को कैप्चर कर लिया था। एक ज़माने में पर्शिया हिंदुस्तान का हिस्सा था, कई पर्शिया से थी, आपको पता है। हाँ, और जब राम को वनवास जाने की बात आई थी तो उसका अभिषेक नहीं हो सकता, राम के सामने नहीं हो सका, क्योंकि भरत उस समय गवर्नर था पर्शिया का और उसको वहाँ से बुलाना था। तो उसके बाद हमारे देश से गए ऐसे लोग कहते हैं ज़ोरास्टर, और उन्होंने एक अपनी अग्नि पूजा की धर्म बनाई और उस देश का आक्रमण हुआ और मुसलमान ने उसको कैप्चर किया और ये लोग भागे, दुनिया भर के जगहों में भागे। पर हिंदुस्तान में जब आए तो जो राणा था संजान का, जादा राणा उसका नाम था, उसने शंकराचार्य को बुलाया कि मैं क्या करूं इनके साथ। तो शंकराचार्य ने ये पारसियों को कहा कि 5 कंडीशंस हैं, ये मान लो तुम हमारे बराबर हो। क्या कंडीशन? पहले तुम ये जो कपड़े पहने हो ईरान के वो नहीं पहन सकते हो, आप हमारे जैसे ही कपड़े पहनोगे। तो पारसी सब साड़ी पहनते हैं और वेस्टर्नाइज लोग तो कुछ भी हो कर सकते हैं, बट जो पारसी हैं अपने जो रिलीजियस फंक्शंस में वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। दूसरा है, उन्होंने कहा कि तुम पर्शियन नहीं बोलोगे, तुम गुजराती बोलोगे। तो पर्शियन छोड़ दिया, अब पारसी तो गुजराती बोलते हैं, उनको पर्शियन आता नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि गाय को नहीं खाओगे। तो आज भी जो रिलीजियस पारसी है वो गाय नहीं खाता है। चौथा है कि हथियार सब आप हथियार नहीं रखोगे, तो हथियार कोई उन्होंने छोड़ दिया। पर नहीं तो वो पारसी का धर्म में हथियार रखना बहुत अनिवार्य था, उन्होंने छोड़ दिया। और पाँचवें कि जब शादी होगी उस समय 2 संस्कृत के श्लोका उसने लिख कर दिया शंकराचार्य, उसको रिसाइट करेंगे। आज भी वो उनके शादी में करते हैं, तो उसको पारसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आज पारसी के बारे कोई कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ 60,000 हैं, इतने जगहों में बैठे हैं। आज हमारे चीफ जस्टिस पारसी है, कोई कुछ बोलता है नहीं, कभी जय जयकार करते हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है। और इसी प्रकार से एयरफोर्स का फाली मेजर था, हमारे अटॉर्नी जनरल सोरी सोराब जी थे, कोई उसके बारे में पारसी इसके नाम पर विभिन्नता की नहीं कहता। तो मैं ये मुसलमान को भी कहता हूँ, देखो पारसी के साथ ऐसा हुआ, यहूदियों के साथ ऐसा हुआ, तुम लोगों के साथ वैसे ही होगा जैसे इनके साथ हुआ, यदि आप उसी तरीके से रहोगे। इसीलिए आपको अपना पूर्वज जो वास्तविकता है उससे जोड़ना चाहिए। ये तो एक आइडेंटिटी की बात है, इसकी प्रचार होनी चाहिए। संस्कृत धीरे धीरे अपनी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए और वो हिंदी का संस्कृत निष्ठ करते करते, उसके शब्दों का संस्कृत करते करते वो संस्कृत बन जाएगा। जब शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को हराया बातचीत से, शास्त्रार्थ उसको कहते हैं, तब शिष्यों ने पूछा कि ये पाली को हम बहिष्कार करें। तो कहा नहीं, पाली को संस्कृत शब्द जोड़ते जाओ, एक दिन पाली संस्कृत बन जाएगा। और वैसे ही हुआ, पाली चले गई और संस्कृत वापस आ गई। तो संस्कृत हिंदी के ज़रिए हम इसको धीरे धीरे संस्कृत बना सकते हैं। और हमारे हर भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। तमिल में भी 40% शब्द संस्कृत के हैं। मैंने करुणानिधि को एक बार समझाया था ये, मैंने कहा आपका नाम ही संस्कृत है, करुणा और निधि। तो फिर उसने कहा कि नहीं, असली बात है कि ये संस्कृत ने तमिल से चोरी की हुई शब्द है। मैंने कहा कम से कम बराबर तो है, एक जैसा तो है, इतना तो मानते हो क्या हम चोरी करें या वो चोरी करें, इसका नहीं। तो हर भाषा में शब्दें जो हैं अनेक हैं। मलयालम में तो 80-90% संस्कृत शब्द हैं, बंगाली में भी ऐसे ही है। सो हर भाषा में संस्कृत शब्द कॉमन होने के कारण हम संस्कृत को धीरे धीरे ऑल इंडिया लैंग्वेज बना सकते हैं और उसको साइंस में भी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अंग्रेज़ी तो सीखना है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही, लेकिन हिंदी संस्कृत को लाने के लिए हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। और तीसरा जो मैं वास्तव में ट्वीट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ
इन दिनों में जो भी मैंने 2G में किया है, और ख़ास तौर पर चिदम्बरम को पकड़ने में, ये आपके ट्वीट लोगों ने मुझे बताया कि आपको पता है कि कार्तिक का कंपनीज ये हैं। अब वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसका पहचान उसमें पूरा नहीं है, लेकिन उसने कंपनी सारी दे दी। मैंने इतना ढूंढा, मिला नहीं, परंतु उसने सारा 12 दे दी। मुझे लगता है उसके परिवार के ही किसी ने ट्वीट करके बताया कि ये जानकारी देने का कोई भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, वो जो आप लोग कर रहे हो उसको और करो। हम सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करना और जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और चिदम्बरम के बारे लोग मुझे बहुत ट्वीट में पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ट्रायल कोर्ट में मैं ज़रूर मेरी पूरी बात नहीं मानी, उसने आधा बात मान ली, वो आधा बात छिप गई, जो मूल बात है उसी पर लोग रह गए। मैंने 2 बातें कही थी ट्रायल कोर्ट में कि राजा ने अकेला फैसला नहीं किया, राजा ने चिदम्बरम के साथ मिलकर फैसला किया, और चिदम्बरम उसकी सीनियर पार्टनर थे, वही बताते थे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और दूसरा है कि राजा को तो आपने अंदर कर दिया, तो इसको भी अंदर करो। तो आधा बात मान ली मुझे मेरी ट्रायल कोर्ट के जज ने कि हाँ दोनों ने मिलकर फैसला किया, लेकिन क्रिमिनल मंशा से काम किया चिदम्बरम, ये मैंने प्रूव नहीं किया। अब देखिए, मर्डर में तो क्रिमिनल मंशा, उसको मेंजरिया कहते हैं लैटिन में, वो क्रिमिनल मेंटालिटी दिखाना होता है कि क्रिमिनल इंटेंशन था, लेकिन करप्शन में नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बातों सुनकर ऑर्डर्स रिजर्व हो गए, कभी भी आ सकता है, लेकिन 17 तारीख को मैं एक नया केस जोड़ रहा हूँ, वो है एयरसेल मैक्सिस, उसमें तो और भी ज़्यादा पकड़े जाएगा। और ट्रायल कोर्ट में जाकर मैंने कहा कि 25 साल पहले एक नरसिंहार हुआ था मेरठ में, हशीमपुरा, उसमें इसी ने ऑर्डर दिया था। उसके बाद मेरे पास प्रूफ है, उस समय भी मैंने पार्लियामेंट में इस आवाज़ उठाया था। तो अब क्योंकि ये हिंदू टेरर की बात कर रहा है, तो बताएंगे कौन है असली हिंदू टेरर। और यदि मेरे पास फुर्सत है, टाइम है, या मुझे आप लोग पावर दे देंगे, तो मैं तो 90 केसेस इसके ऊपर तैयार कर सकता हूँ, और ये तो लाइफ टाइम जेल में ही रहेगा, ये हालत कर सकते हैं इसकी। तो मैं तो आपसे ये आखिर में ये कहना चाहता हूँ, आज के सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही आप भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस पैदा करिए। ये अन्ना हज़ारे अन्ना हज़ारे बहुत बढ़िया है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। 2 बार मैं पार्लियामेंट बम्बई से जीता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र में इनको, ये महाराष्ट्र के हैं, तो इनसे बड़ी हमारी संपर्क रहती थी। अब ये टीम अन्ना से जुड़ गए और कहते हैं जन लोकपाल बिल आएगी तब ही भ्रष्टाचार मिटेगी। नहीं, हाँ आ जाएगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें कई बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे नोबेल प्राइज़ विनर्स और मैग्सेसे अवार्ड वाले वही लायक लोग हैं, बाकी सब नालायक हैं, ये तो हम कैसे मान सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, बट तो जो मूल बात थी कि सैंक्शन, जो परमिशन लेना होता है, वो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन पॉइंट उसमें ये, वो तो मैंने आधा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 4 महीने के अंदर नहीं दोगे तो मान लिया है कि मिल गया है। तो आज के कानून व्यवस्था में यदि हम अध्ययन करेंगे कानून व्यवस्था को, इंडिया का आज की विधि व्यवस्था में हम लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक एक व्यक्ति कर सकता है। मुझे ट्रायल कोर्ट ने डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया। मेरे पास लॉ डिग्री नहीं है, मैंने डिग्री लिया नहीं, मैं क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट बनना चाहता था। मुझे पता है कि मैं लॉ डिग्री लेता तो फिर मैं उसी में चले जाता, उसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें कोई पैसा नहीं है इकोनॉमिक्स में, और वह धीरे धीरे धक्का वहाँ चले जाता। और इसीलिए मैंने जानबूझकर इकोनॉमिक्स की PhD ली, लॉ की ली नहीं। परंतु मैं आज डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ये 2G में। और जब मैंने जज को कहा, वो हंसा, कहा कि तुम्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तुम्हारी लॉ डिग्री नहीं है, तुम लिस्ट
वो सीआरपीसी में देखो कि लिस्ट में कौन कौन बन सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप उसमें नहीं हैं। तो मैंने कहा कि हाँ वो तो सीआरपीसी है, परंतु प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के सेक्शन 5 में लिखा है कि जो पिटिशन देता है वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। तो जज ने कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया, तो कहा अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे ये। क्योंकि हमारे कानून में ऐसे बहुत कुछ है जिसका अध्ययन करने से होगा। मैं तो कहता हूँ कि अध्ययन करने की। और आखिर में मैं कहूँगा कि पेट्रियाटिक ट्वीटर्स को ये जो एक नया आया ना हमारे समाज में कि लड़की की छेड़छाड़ और शराबी होना, ये सारे हमारे समाज को बर्बाद करने की एक साजिश है। भले आपको लगता नहीं है, परंतु मैं बता रहा हूँ कि इनका इंटरनेशनल गेम है ये, कि हमें गिराने के लिए कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये है कि हमारी जो आदतें हैं उसको ख़राब करें। तो हम लोगों को अपनी ऐसी शक्ति डेवलप करनी चाहिए। मैं तो महिलाओं को कहता हूँ कि कराटे सीखो, लॉ का थोड़ा पढ़ लो, और कभी ये देखोगे कि इस तरीके की हो रही है जो गुवाहाटी में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में तो द्रौपदी का वस्त्रदान हुआ तो महायुद्ध हो गया, और सीता को उठा के ले गया वो रावण, तो खाता खाली हो गया। यानी राम को तो कितना भी शादी कर सकता था, वो राजा था, परंतु उसने कहा नो, ये तो सारी महिलाओं की लड़ाई है। और सीता को भी जब हनुमान ने कहा कि मेरे पीठ में बैठ के चलो मैं ले जाऊंगा आपको, उसने कहा नहीं, ये जितनी महिलाएं यहाँ हैं उनका है, उनके लिए रावण को वध करना आवश्यक है, तब तक मैं नहीं आऊँगी। तो ये हमारी संकल्प रही है। ये सारी संस्कृति को हमें दोबारा नए रूप में जिंदा करनी है। और ये माध्यम जो है, ये भगवान की दी हुई है माध्यम, मैं समझता हूँ। ऐसा माध्यम मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था 30-40 साल के पहले, इवन 25 साल के पहले, कि ऐसे कोई माध्यम पैदा होगी जिसमें से तुरंत चिट्ठी भेजें अमेरिका में 10 मिनट में यानी लोगों को मिल जा सकती है। 1 मिनट में मिल जाएगी, परंतु 10 मिनट से ज़्यादा लगती नहीं है पहुंचने में। तो इस तरीके के यंत्र आए हैं, उसका हमें उपयोग करके इस राष्ट्र को दोबारा जैसे पहले था वैसे इसको मान करना है। मैं निश्चित कह रहा हूँ, मेरे अध्ययन के अनुसार इस आने वाले 3 साल के अंदर, मैं पहले भी कहता था ट्वीट में, चाइना गिर जाएगी और उठने में बहुत टाइम लगेगी। जैसे जापान गिर गई थी 1997 में और अभी तक नहीं उठी, परंतु हम लोग गिरेंगे तो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं जब क्राइसिस होता है। तो क्राइसिस आए तो अच्छा है हमारे देश के लिए। तो हमने फूड क्राइसिस हुई तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गई। तो कोई भी क्राइसिस, 1962 के चाइना का युद्ध के बाद हमारे डिफेंस दुनिया के नंबर 2, 3, 4 में हो गए। तो हम तो क्राइसिस से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो उसके लिए मुझे अलग लेक्चर देना पड़ेगा। मैं वैसे तो शाम को दे रहा हूँ एक जगह में, सिटी फोर्ट में, हाँ, इसी पर कि इंडिया 2020 तक डेवलप कंट्री बन जाएगी, और वो आप 2-3 साल में देखने लगेंगे। ये सारा जो क्राइसिस है, लेकिन उसके लिए ना बकरी रहना चाहिए, ना सर्कस का लायन लेना चाहिए। एक विराट हिंदू बनने के लिए हम लोगों को संकल्प करना चाहिए। यही है आपका भविष्य, और ट्वीट के ज़रिए यही इसी की प्रचार करनी चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रियोटिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया है, और हम भी स्वामी जी और सभी लोगों को ये आश्वासन देते हैं। एक जो सर ने कहा कि भाषा का हम उसके ऊपर हम संयम रखेंगे, और दूसरा जो हम ये एक बहुत यूनिक सी आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी हम डिस्प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सब भाई हैं, सब मिल के काम करते हैं। इसको हमको नीचे ला करके ग्राउंड लेवल पे इस यूनिटी को बिल्डअप करना है।
सो इसके साथ ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर के लिए। तरुण गोयल जी ने पूछा है, ट्राई एंड टू गिव अ मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी विद ब्लेंड ऑफ स्वदेशी एंड इम्पोर्टेड गुड्स। इकोनॉमी मॉडल में एफडीआई और स्वदेशी का मिक्स मॉडल कैसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देश के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, पहले स्वदेशी का अर्थ ये है आत्मनिर्भरता। इसके माने ये नहीं कि जो भी आपकी आवश्यकता वो हमारे देश में ही उत्पादन होनी चाहिए। सिर्फ इतना है कि विदेश से कुछ आप मंगवाओगे या खरीदोगे या आयात करोगे, उस आयात के लिए आपके पास निर्यात से पैसा जो मिलती है वो पर्याप्त होना चाहिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बने। ये है स्वदेशी का अर्थ। और एफडीआई, किस विषय पर हमें एफडीआई लेनी चाहिए? अब वॉलमार्ट का सवाल है। लोग मुझे कहते हैं कि चाइना ने वॉलमार्ट को स्वीकार कर लिया है। बात तो सही है कि चाइना में वॉलमार्ट है, तो हम क्यों नहीं करें? हम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वॉलमार्ट हिंदुस्तान में आएगी तो वो पूंजी 2% इंटरेस्ट में, यानी उसको ब्याज 2% में उसको कर्जा मिल जाती है, और उस 2% की कर्जा लेकर के यहाँ के मज़दूरों का वो फ़ायदा उठाएगी। और हमारे लोग वॉलमार्ट के सामने फिर स्पर्धा में कैसे खड़े होंगे जब उनको कर्जा मिलती है 12% में, 15% में, 18% में? तो ये तो बराबर की लड़ाई नहीं है। हाँ, ये कह दें अमेरिका कि हिंदुस्तान के कोई भी कंपनी अमेरिका में जाकर किसी टेंडर में compete करेगी, जैसे घर बनाने की बात है, सड़क बनाने की बात है, उसमें हिंदुस्तान से मजदूर ला सकती है। तब हम कहेंगे कि हाँ वॉलमार्ट आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे मजदूर वहाँ जाएंगे तो कोई भी टेंडर होगी हम ही जीतेंगे। क्यों? हमारी मजदूर की जो वेतन है वो अमेरिका के वेतन में बहुत कम है, तो हम लोग टेंडर आसानी से जीत जाएंगे और यहाँ जो हम खोते हैं वहाँ गेन कर लेंगे। पर वहाँ अमेरिका कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, हम नहीं आने देंगे। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो H वीज़ा भी है, वो दुनिया भर के कंडीशन डाल रहे हैं। तो वो कैपिटल ला सकते हैं बिना, यानी उनकी मांग है कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कैपिटल आने में, और आपके लेबर का पूल में आपके साथ स्पर्धा में रहेंगे। लेकिन हमारे देश में आप अपना जो सस्ता है माने लेबर, उसको नहीं ला सकते। तो ये तो बराबर की लड़ाई नहीं है। चाइना का दूसरा है। चाइना में कम्युनिस्ट रूल में उन्होंने ये व्यापारी वर्ग है उसको गोली से मार दी, बुर्जुआ कह के उनको ख़त्म कर दी, और सब स्टेट ओनरशिप में चल रही थी। जब उन्होंने मार्केट इकोनॉमी के फैसला की, उनके पास कोई सर्विसेज नहीं है, सर्विस सेक्टर तो लगभग जीरो था, उनके पास ऐसे व्यापारी लोग नहीं थे, तो उन्होंने व्यापारी लोगों को इंपोर्ट करना था। इसीलिए वॉलमार्ट ने अपने मजदूर को भी लाए और यानी पूंजी को भी लाए। तो चाइना के लिए ठीक था, हमारे लिए नहीं था। तो ये एफडीआई उसी में लेना चाहिए जिसमें हम लोगों की बराबरी की स्पर्धा होगी। तो फिर तो हम कभी भी तैयार हैं, एफडीआई आ जाएं, स्पर्धा में रहें। परंतु ये स्पर्धा नहीं होता है, और ये लोग अपने देश में मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। और मैं कहता हूँ कि कितनी भी कंडीशन डाल दो, मुनाफा कमा सकते तो आ जाएंगे। मुझे अभी 2G स्पेक्ट्रम के जो लाइसेंस कैंसिल हुई, लोगों ने कहा एफडीआई का खूब बुरा असर हो जाएगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, यहाँ प्रॉफिट मिल रही है, देखो कितनी भीड़ लगेगी। अभी ऑक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, अब ट्राई का एस्टिमेट है कि 1,76,000 करोड़ रुपए हम खो गए पिछले बार। इस बार हमें 7 लाख करोड़ रुपए मिलने वाली है स्पेक्ट्रम की 2G ऑक्शन से। टोटल टैक्स बिल, टैक्स रेवेन्यू हमारे बजट में कितना है? 5 लाख करोड़।
सब्सिडी कितना है? 2 लाख करोड़। और एक 2G स्पेक्ट्रम में आपको 7 लाख करोड़ मिल जाएगी, तो टैक्स भी नहीं चाहिए, सब्सिडी भी नहीं चाहिए, ऐसे ही हम व्यवस्था कर सकते हैं। कोई हमारे देश में साधन की कमी नहीं है। नीलाम कर दो कोयला को, तेल को, स्पेक्ट्रम को, आपको खूब पैसा मिलेगी। आज यह है कि वो सस्ते दाम पर देते हैं, फिर वो विदेशी कंपनी को बेचते हैं, खूब कमाते हैं, उसमें से थोड़ा पैसा बांट देते हैं, सोनिया गांधी को ज़्यादा और बाकी लोगों को कम, और हमारी देश की लूट हो रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ FDI कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई समन्वय की समस्या नहीं है। हम लोग अपने पाँव पर खड़े हो, हम कोई बाहर से खरीदेंगे तो पैसा देकर खरीदेंगे, किसी की कर्जा से, किसी की यानी दया से हम नहीं रहने वाले। और हम धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ हम सबसे आगे रह सकते हैं। जैसे कृषि है, हमारे गेहूँ और चावल का दाम 1/4, 1/5 है दुनिया के कंपैरिजन में। हमारी देश में जो दूध पैदा होती है गायों की, वो 1/15 है यूरोप का। हमारे देश में कितने गाय हैं? 15 करोड़ गाय हैं। औसत में कितना दूध देती है? 200 लीटर प्रति वर्ष। इजरायली गाय कितनी देती है एक साल में? औसत में 11,000 लीटर। और हमारे 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देने लगे, तो यहाँ मालवीय ऑडिटोरियम को मुझे दूध में तैर करके आना पड़ेगा, इतना दूर हो जाए दूध हो जाएगा हमारे देश में। तो ये सारे हमारे देश में तो क्षमता ही क्षमता पड़े हैं। 12 महीने हमारे देश में हम कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने नहीं कर सकते, हिम गिरती है। चाइना में 4 महीने की नहीं कर सकते, हिम गिरती है। यूरोप में भी 5 महीने नहीं कर सकते, यहाँ 12 महीने कर सकते। लेकिन कितने फसल बोते हैं हम एक साल में? सिर्फ 25% जमीन में एक से ज़्यादा फसल बोते हैं। अमेरिका में 3 फसल बोते हैं। तो हमारे देश में हम 3 फसल बोएंगे तो 3 गुना हो जाएगा प्रोडक्शन। लेकिन हम उसकी क्षमता उपयोग नहीं करते, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ और सही दाम नहीं मिलती। तो इसीलिए कुल मिलाकर मैं कहता हूँ कि हमारे इसमें कोई असमंजस नहीं है, इसमें कोई परस्पर विरोध विषय नहीं है। हमें FDI भी लेनी है, परंतु अपने टर्म्स पर, और हमें अपनी स्वदेशी को भी जोर में रखनी है। थैंक यू।